आज 2 तारीख है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ टीवी जो लोकल टीवी है भागलपुर शहर में, उसको करीब 3 साल पूरे हो गए, 4था साल प्रवेश किया है। मैं विजय बाबू से बात करता हूं, काफी मेहनत की है विजय बाबू ने। भागलपुर की हर छोटी बड़ी घटनाओं को प्रमुखता से दिखाया है। कोरोना जैसी महागंभीर बीमारी में जो काम इन्होंने किया है, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में काफी खलबली मच गई थी। मैं विजय बाबू से बात करता हूँ कि क्या राज है, इस 3 सालों में इन्होंने क्या क्या देखा है, क्या दुख सुख, कैसा जीवन इनका निकला। इन 3 सालों में इन्होंने बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, क्योंकि पत्रकारिता का जो कार्य है ये कांटों का एक प्रकार से ताज है। मैं विजय बाबू से बात करता हूँ कि क्या कहना चाहिए, जो क्या कहिएगा। कहना तो ये है कि जिस समय मैंने इसको शुरू किया उस समय जब कोई भी स्पेस नहीं था भागलपुर में, सिर्फ अखबार थी जो लोग आज के खबर कल पहुंचती थी। तो मैंने डिजिटल क्रांति के रूप में इसकी शुरुआत की थी कि भागलपुर के लोगों को आज की खबर आज ही मिली, वो भी डिजिटल माध्यम से। तो मैंने इसकी शुरुआत की और इस शहर का नाम जो है सिल्क सिटी जो कहते हैं, भागलपुर को रेशम की नगरी कहा जाता है, तो रेशम नाम से मैंने सिल्क उदय है और उसी के नाम पे सिल्क टीवी की मैंने शुरुआत की थी आज से 3 साल पहले। तो काफी कुछ खट्टा मीठा अनुभव रहा, मैं आगे बढ़ता गया, लोग मेरे साथ जुड़ते गए, पीछे छूटते भी शुरुआत गए। के समय में क्या लगा, कैसा आपको लगा शुरुआत के समय में, कितना सक्सेस हो पाई है? बिल्कुल, इसलिए कि मैंने 2005 से मैं पत्रकारिता के सेक्टर में था। 2007 में मैं राष्ट्रीय सहारा के साथ था, 2005 में मैं ईटीवी के साथ था, उसके बाद राष्ट्रीय सहारा में आया, उसके बाद फिर मैंने साधना न्यूज ज्वाइन किया, उसके मैं यहाँ प्रभारी रह चुका हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा मन नहीं लगा तो ट्रैक हम कुछ समय के लिए चेंज किए थे, लेकिन कहते हैं ना कि पत्रकारिता का जिसको कीड़ा काटता है, एक लंबा समय देने के बाद तो फिर दूसरे काम में मन नहीं लगता है। तो मैं फिर से बैक हो गया, मैं वापस आ गया और खुद का अपना एक चैनल स्थापित कर लिया। शुरुआत के समय में कैसा लगा आपको, किस किस रास्ते से गुजरना पड़ा आपको? देखिए, परेशानियां तो बहुत आई, हर एक तरह के उतार चढ़ाव आए, मार्केट से रेवेन्यू नहीं आता था, लग ही रहा था पैसा जो हमारा अपना कमाया हुआ था, जो कुछ पिताजी से था। तो मतलब इस तरह से मैंने जोड़ के इसको मैंने एक कमरे से शुरुआत किया। लेकिन आज ये है कि इस 3 साल में मैंने 4000 स्क्वायर फीट पूरा एरिया पे कवर करके और यहाँ से संचालित कर रहा हूँ। जो भी कुछ होता है इसी जगह से होता है, सारा प्लेटफॉर्म इस जगह से उपलब्ध है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके अलावा टीवी चैनल, केबल टीवी के माध्यम से भी मैं प्रसारित हो रहा हूँ, सिर्फ टीवी घरों घरों में पहुँच रहा है। अब देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये भागलपुर नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पूरे देश में लोग देखना पसंद करते हैं, खास करके लॉकडाउन जैसी स्थिति में लोग अखबारों से धीरे धीरे दूरी बनाते दिख रहे हैं, प्रिंट मीडिया से। लेकिन विजय बाबू एक ऐसा नाम है जिस व्यक्ति ने जमीन से अपनी पहचान बनाई है, जमीन से। इस व्यक्ति के पास कोई पैसा नहीं था, एक नाम था विजय बाबू, काफी मेहनत की पत्रकारिता के जीवन में। मैं ब्रेक लेता हूं, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि कैसे इन्होंने सृजन की खबर चलाई। कोरोना पॉजिटिव की खबर चलाने के बाद यहाँ के जिला अधिकारियों में जो बैठे हुए अधिकारी है उनमें हड़कंप मच गई, कुछ लोगों को क्वारंटाइन डे भी कर दिया गया था। मैं एक ब्रेक लेता हूँ। 3 साल इस अगस्त महीना चल रहा है, इस 5 अगस्त को सृजन घोटाले को 3 साल 6 अगस्त को पूरा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आदेश थी हमारे जिला अधिकारी पर के कहने पर, निर्देश पर पहली FIR कतवाली थाना में दर्ज हुई थी। कुछ दिनों के बाद सरकार के आदेश पर मामला CBI में गया। मैं विजय बाबू से बात करता हूं कि आखिर ये सृजन घोटाले में एक व्यक्ति को देखा जा रहा है जिसको CBI जिसने चार्जशीट कर दी, वो अपना जन्मदिन मना रहा है, फोटो फेसबुक पर डाल रहा है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने आप को बड़ा समाजसेवी करते हैं, वो भी अपनी फोटोज के साथ शेयर कर रहे हैं। विजय बाबू, क्या लगा सृजन घोटाले में, क्या आपने देखा? जिस समय 2 अगस्त 2017 जिस दिन मैंने इस चैनल की स्थापना की थी, तो मुझे ये लगा था कि अब मैं खबरें कहां से लाऊंगा, कैसे खबरों को बनाऊंगा और किस तरह पब्लिक के सामने पेश करूंगा। ठीक 3 दिन के बाद सृजन घोटाला उजागर हुआ, पहली प्राथमिकी दर्ज हुई तिलकामांझी थाने में। उसके बाद खबरों का स्कोप जो है वो बढ़ता चला गया, प्रतिदिन सृजन घोटाले। लगभग 1 साल तक मैंने सृजन घोटाले को काफी प्राथमिकता से चलाया और उस खबर पे मुझे लीड मिली, लोगों ने काफी सराहा इस चीज को। क्या लगता है कि आपको असली घोटालेबाज जब तक CBI के हाथों से बाहर है? बिल्कुल बिल्कुल, जो जिसके पास में सृजन का रुपया है वो तो दबाए बैठे हुए, सृजन का रुपया कहाँ है? सृजन का रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है।
क्या सीबीआई की कार्यशैली से कितना खुश है आप? तो सीबीआई इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, देश की एक बड़ी जांच एजेंसी है। देखिए सीबीआई जो अपना काम कर रही है वो तो डाटा एंट्री के आधार पे कर रही है, लेखा जोखा के आधार पे कर रही है कि सरकारी पैसा वहां तक कैसे पहुंचा, ठीक है ना, उसका क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो सीबीआई उस हिसाब में काम कर रही है, वो तो डॉक्यूमेंट के आधार पे काम कर रही है। इसके बिहाफ में ये है कि सरकारी अधिकारी जो हैं, बैंक कर्मी जो हैं, वो पार्टी बने। सीबीआई की गिरफ्त में वो लोग आए, लेकिन जो माफिया हैं, जिसके पास पैसा है, जो इंटरेस्ट पे लगा रहे थे, जो इंटरेस्ट पे उठा रहे थे, उस पैसे का कोई पता नहीं। दो जिलाधिकारी पर अनुशंसा हुई कार्रवाई की, जिलाधिकारी की रेस्टिंग नहीं हुई है। आप ये समझ सकते हैं कि 1900 करोड़ का घोटाला, ये बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है। लालू यादव कहते हैं कि चारा घोटाला उस समय बिहार का सबसे बड़ा घोटाला था जो 900 करोड़ का था, लेकिन ये सृजन घोटाला 1900 करोड़ का घोटाला है। तो बिहार का ये सबसे बड़ा घोटाला, इसमें शासन प्रशासन तमाम तरह के लोग इसमें शामिल हैं। देखिए एक बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार के लोगों को मालूम है कि घोटाला किया तो लालू यादव ने किया। विपक्ष में अभी है, बिहार के बड़े मुख्यमंत्री रह चुके, काफी लंबा कार्यकाल रहा लालू यादव का, लेकिन लालू यादव बड़े घोटालेबाज नहीं है। विजय बाबू ने कहा कुछ छोटा घोटाला था, चारा घोटाला आप मानिएगा, इससे 4 गुना बेसी बड़ा घोटाला भागलपुर का सृजन घोटाला। विजय बाबू अभी तक किसी जिला अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई, तो बड़े मामला पर कार्रवाई। देखिए सीबीआई अपनी ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है सरकार का दबाव हो, सेंट्रल का हो या बिहार गवर्नमेंट का हो, जिसके कारण ये अभी तक हाथ नहीं। अब ये चुनाव का समय है, 2020 विधानसभा चुनाव का समय है, तो फिर कुछ खानापूर्ति शुरू होगी। सीबीआई कुछ लोगों को पकड़ के अरेस्टिंग करेगी और उसको जेल भेजा जाएगा, तो ये खानापूर्ति ये चलता रहेगा। लेकिन मामले का हस्त्र जो है ढाक के 3 पात वाली कहानी होगी, इसमें कहीं कुछ नहीं होना है। हाँ, ये सरकार चेंज होगी तो कुछ उम्मीद किया जा सकता है कि घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई। देखिए बहुत लंबा अनुभव है विजय बाबू को पत्रकारिता का, साफ तौर पर कहा कि यदि सरकार चेंज होगी तभी कोई कार्रवाई होगी। बहुत बड़ी जांच एजेंसी लोग मानते हैं सीबीआई पर, लेकिन सीबीआई सवालों के घेरे में है। इस 6 अगस्त को सृजन को 3 साल पूरे हो जाएंगे। सवाल उठता है पूरे बिहार की जनता के साथ, क्या ये न्याय हो रहा है? अभी तक घोटालेबाज बाहर है, कहाँ चली गई अमित प्रिया? आसमान निकल गए या धरती निकल गई? रजनी प्रिया, अमित कुमार आज भी फरार है। मैं विजय बाबू के कुछ व्यक्तिगत जीवन में बात करता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ। टीवी को पूरे हो गए हैं, मैं विजय बाबू से व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछता हूँ, क्या इनके व्यक्तिगत एक पत्रकार का एक जीवन होता है? जिस तरह वह अपने घर द्वार बाल बच्चे को छोड़ने के बाद ऑफिस दफ्तर आता है तो बच्चे की फोन, पत्नी की फोन, माता पिता की फोन, ये घंटी जब बजती है तो वह मजबूरन कई बार नहीं भी उठा सकता है। लेकिन लोग परिवार से, हर इंसान, पत्रकार भी एक उसकी माता पिता है, मजबूरी है, उसके साथ भी आर्थिक संसाधनों की भी कमी है, काफी चीजों से इनको झूलना पड़ा। मैं इनसे बात करता हूँ, भैया वो अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार सिन्हा हुआ और मैं सिर्फ टीवी का फाउंडर हूँ। कैसा परिवार से आपको साथ मिला, पत्नी का, माता पिता का? देखिए मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वर्ष 2017 में वो रिटायर कर गए, तो उसी तरह चलता रहा। और कभी उन्होंने मुझे इस काम के लिए कभी मना नहीं किया, मैं जो भी करता था खुद से ही करता था। उनका सहयोग, काफी सहयोग रहा। पत्नी का कितना सहयोग रहा? पत्नी के बारे में बताइए। मैं बता रहा हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अभी अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है, आपने शादी नहीं की। अब देखिए विजय बाबू ने शादी नहीं की है और माता पिता की सेवा करते हुए इस चैनल को चलाया, उस मुकाम पर पहुंचाया जहां लोग इस दागदार, इस पेशे को अब लोग दागदार भी मानने लगे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया कई चीजों में फंसा है। कई बड़े बड़े पत्रकार जेल भी गए हैं, गया से कई पत्रकार जेल गए, पटना से गए, भागलपुर से भी जेल गए। पत्रकारिता का भी सवाल उठता है, सोशल मीडिया में जो पत्रकार काम कर रहे हैं उन पर भी सवाल उठता है। क्या लगता है आपको सोशल मीडिया में काम करने के बाद कैसा आपको महसूस होता है? देखिए अब यहाँ भीड़ काफी बढ़ गई है। ये बात है कि कुछ नए नए पोर्टल आ रहे हैं, लोग यहाँ सरवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोग जोड़ते भी हैं कुछ लड़कों को, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। आज का जो समय है तो उस स्थिति में क्या होता है, वो लड़के जिसे वो जोड़ रहे हैं तो वो भटक जाते हैं, फिर गलत काम में बढ़ जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं। तो इसके कारण पत्रकारिता बदनाम है। आज के समय मैं जो मानता हूँ पत्रकारिता इसके कारण क्या संदेश देना चाहिएगा जनसंपर्क सूचना विभाग के बड़े अधिकारी को, बिहार के मुख्यमंत्री को, या डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे, कैसे इसमें सुधार लाया जाए? इसमें सुधार इस तरह से लाया जा सकता है। देखिए आज मार्केट डिजिटलाइजेशन का हो गया कंप्लीट। जिस तरह सरकार अखबार को रिवेन्यू देती है ऐड के माध्यम से, मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी रिवेन्यू दे, जिससे उसका भरण पोषण हो सके, जो वहाँ पत्रकार काम कर रहे हैं उसका परिवार मेंटेन हो सके, वो चल सके। कारण क्या है कि अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके पास भी फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा है, सब्सक्राइबर ज्यादा है।
जो एक अखबार बोलता है कि मैं 10,000 प्रति छात्रा हूँ, लेकिन एक्चुअली जो हकीकत होती है वो 2,000 प्रति की होती है। सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन हम जो डिजिटल माध्यम जो है उसके फॉलोअर्स को, उसके सब्सक्राइबर को छिपाया नहीं जा सकता, तो हमारा रेंज काफी व्यापक है। क्या आपको लगता है कि जो लोग काफी गलत इस धंधे को गलत नाम दे दिया है, काफी लोग गलत लोग भी आ गए, जिस तरह तालाब में एक मछली चली आती है, लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति गलत व्यक्ति। देखिए समय की बात है, जो लोग अभी कह रहे हैं कि गलत है, आज में वही कहते हैं कि नहीं बेहतर है। तो कुछ कहते हैं ना, कुछ पत्रकार जो भटक के आ गए हैं, जो कहीं कुछ नहीं होता, जो गाही के फेर में लगे हुए हैं, शाम होता है वो निकल जाते हैं, थाना पुलिस करते हैं, कोई चौकीदार से पैसा ले रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब जो डरा के पैसा ले रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो उस तरह के लोगों पर कैसी रोक लगेगी? बिल्कुल इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो पुलिस प्रेस की गाड़ियां हैं उसको प्रशासन चेक करे, पकड़े उसको, उसकी तहकीकात करे, जनसंपर्क विभाग से मंगाए कि आपके यहाँ रिकॉर्ड कितने पत्रकारों का है, सिर्फ आप उसी को वैलिड माने, अन्यथा ना माने। अच्छा, आप कैसे, आपको भी आलोचना हुई होगी, काफी दबाव में आपने काम किया होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी आलोचना हुई, लेकिन आलोचना सबकी होगी। जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप घबराए किसी प्रकार की आलोचना? नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं, घबराए बिल्कुल नहीं। अब देखिए, मैं विजय सिन्हा जी से फिर बात करता हूँ कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को लेकर। जांच क्या हो रही है? लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, कमिश्नर पॉजिटिव हो गए, डीएम यहाँ के पॉजिटिव हो गए, डीएम ठीक होकर आ गए, कमिश्नर अभी फिलहाल इलाज में है। मैं इस पर बात करूंगा, एक बड़ा मुद्दा है कोरोना जैसी महागंभीर बीमारी में। सचिव आए थे, मैं ब्रेक लेता हूँ। पूछूंगा कि जिस तरह से बिहार सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच हो रही है, बहुत अच्छी जांच हो रही है, भागलपुर सचिव को भेज दिया गया, एक नई सचिव की पोस्टिंग हो गई, बिहार सरकार ने आन फान फ्लाइट से उड़ के चले आए, 1.5 घंटा में पता नहीं क्या जांच किया है। एक बड़ी बात है, कहीं मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए तो यहाँ नहीं आए थे वो। कौन देखने वाला है? उतने बड़े अधिकारी पर कौन उंगली उठाएगा? लेकिन मैं बात करता हूँ भैया, क्या आपको लग रहा है कोरोना पे जो जांच हो रही है, लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, सरकार के पास वो संसाधन नहीं है, बिहार सरकार के पास स्वास्थ्य के लिए वो संसाधन नहीं है कि सरकार चाह के भी ये जांच में तेजी लाएगी, अधिक संख्या में लोगों का जांच होगा, वो नहीं हो सकता। उदय सिंह कुमावत को क्यों हटाया गया? इसलिए कि उसका जो फीडबैक था, कोरोना रिपोर्ट वो डेली वो अपडेट करते थे, जो रफ्तार था, रेशियो था, 150 डेली मिल रहा था, उनके जगह पे प्रत्यय अमृत को ले आया। हालांकि प्रत्यय अमृत जो आईएएस हैं वो काफी सधे हुए व्यक्ति हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पे है। कहा जाता है इन आईएएस के बारे में, कहा जाता है मुख्यमंत्री से काफी क्लोज है। आप भी बताइए कि इतनी जल्दी फ्लाइट से उतरे और यहाँ आए, फिर जांच करके चली, ये कैसी जांच? देखिए, ये सिर्फ खाना पूर्ति का, मैं इसको खाना पूर्ति कर सकता हूँ, इसलिए कि अगले महीने सितंबर में बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सारे अधिकारी नेता सब चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। इस कोरोना को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए सरकार चाह रही है कि जैसे भी हो इसको पटरी पे लाया जाए कि फिर से मुझे वोट। देखिए मुख्यमंत्री जी, आपने बड़ी अच्छा काम किया है, लेकिन जितना फ्लाइट का खर्चा हुआ, यदि वह खर्चा किसी बीमार व्यक्ति के पीछे आप लगा देते, जितना आईएएस अधिकारी को आपने भेजने में लगाया, आन फान में उनके पीछे अधिकारी चले आए, काफी सरकारी पैसे की बर्बादी हुई। क्यों नहीं वैसे लोग जो पॉजिटिव बीमार पड़े हुए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो गई, उनको कितना पैसा मिला होगा? क्या लगता है भैया आपको, सरकार इसमें कितनी विफल फेल होती दिख रही है? पर आपको नहीं लगता है कि जो व्यक्ति सैंपलिंग के लिए जाता है उसकी सैंपलिंग नहीं होती है, लेकिन उसके मोबाइल में रिपोर्ट आ जाती है वो नेगेटिव है? ये कैसे होता है? किसको जिम्मेदार मानिएगा इसके लिए? बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है। स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है। आपने कुछ दिन पहले देखा आत्माराम मेडिकल के बाहर एक व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है, 5 घंटा तक उसके शव को नहीं उठाया जाता है, तो कौन जिम्मेदार है? स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, नगर निगम जिम्मेदार है। क्या उस व्यक्ति का कोई नहीं था? वो भी तो मानवता के नाते तो उसको भी उठाना चाहिए। ये किसकी जवाबदेही है? सरकार की जवाबदेही है, यहाँ के प्रशासन की जवाब। क्यों नहीं आखिर उठाया गया 5 घंटे तक? सर, क्या स्थिति है मायागंज अस्पताल की? यहाँ सदर अस्पताल है, लोग काफी दुखी हैं, बार बार घूमते हैं। आज लोग काफी परेशान हो गए। मायागंज अस्पताल जो पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, बिहार के साथ साथ झारखंड के भी कुछ जिले के मरीज यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन आज मायागंज अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया। जो व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित हैं उसको वहाँ इलाज नहीं किया जा रहा है, उसको कहा जाता है कि ये कोविड अस्पताल है, यहाँ सिर्फ कोरोना मरीज का इलाज होगा। तो वैसे लोग कहाँ जाएंगे इलाज कराने? आप बताइए कि इतना लंबे मरीज, जब कोरोना जैसी बीमारी नहीं थी, लोगों को बेड नहीं मिलता था,
वो मरीज कहाँ चले गए जिनको किडनी पेशेंट थे, जिनको पहले से खांसी थी, पहले से बीमार थे? वो मरीज तो दिख नहीं रहे हैं। वो तो घर में मर रहे हैं। वो तो जानते हैं उसके परिजन कि अगर उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे तो पहले तो उसकी इलाज होगे नहीं, उसे सीधा कर दिया जाएगा इसे कोरोना है, तो वो डर के मारे वो क्या करे। कोरोना की जांच से कितना संतुष्ट है आप? बिल्कुल नहीं। अब देखिए बिहार में बड़ा नाम है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका, लेकिन जांच के नाम पर खाना पूर्ति है। चले आए आईएएस अधिकारी, फ्लाइट से आए हैं, लंबा पैसा लगा होगा, लंबा बिल पास होगा, लेकिन उतना पैसा यदि किसी गरीब के इलाज में लगता, किसी गरीब को मिलता तो आपका बड़ा नाम होता। मैं विजय जी से पूछूंगा, इनका तो लंबा समय रहा, 3 साल का ब्रेक लूंगा कि आखिर यहाँ जो स्थिति है भागलपुर में नगर निगम की और ये जो विधानसभा का माहौल हो रहा है, इन पर सवाल करूंगा। भागलपुर नहीं पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा है। मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार और चुनाव आयोग उसे 2 महीना आगे बढ़ा सकता है, जैसा माहौल बन रहा है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग, जिस तरह पानी में मेंढक निकलता है, लोग कहावत है, उस तरह यार लोग चुनाव में दल बदलू पार्टी कर रहे हैं अपने पैसे के प्रभाव से। जो माफिया है, जो अपने आप को सफेद पोस्ट से चेहरा, जो कहते हैं कि मैंने भागलपुर शहर को गोद ले लिया। कुछ लोग स्टेशन से वो भूख मर रहे हैं, एक माफिया ने शहर को गोद में लिया हुआ है। भूख मरने वाले आदमी को कोई देखने वाला नहीं। मैं विजय से पूछूंगा कि विधानसभा चुनाव आगे विधायक है अजीत शर्मा, 2 बार विधायक है, दूसरा टर्म उनका है, क्या उनका कैसा काम रहा है? और भी काफी लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन विधायक विधानसभा चुनाव में सवाल करता हूं। आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, कहलगांव भी गई थी और जो सड़क NH है उस पर भी काम किया आपकी टीम ने। क्या आपको लग रहा है विधानसभा चुनाव? क्या लगता है? देखिए, विधानसभा चुनाव में नेता तो आते हैं, वोट लेके छोड़ते हैं, पब्लिक भी उसके बहकावे में आ जाती है। इनको तो जनप्रतिनिधि चुनना है, ठीक है, कितने संतुष्ट है कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो अपना चुन लेती है, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भागलपुर के जो स्थानीय विधायक है, नगर विधायक अजीत शर्मा, 7.5 साल उनको मिला। बताइए 7.5 सालों में क्या हुआ विकास? क्या भोलानाथ पुल बन गया? जो वोट मांगे शहर का दक्षिणी क्षेत्र, 3 लाख वोट है उधर, वोट तो मिला इनको, लेकिन क्या पुल बन गया? 7.5 साल जनता को पानी पिला पाए? ये बताइए, 7.5 साल पानी की समस्या है या नहीं? समस्या तो है। पानी पिला पाए? नहीं। पुल बना पाए? तो जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि मैं ये काम करूंगा, आप भी बताइए क्या क्या काम हुआ इस बात में? कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में विधायक की पत्नी लोगों को भी राशन बांटते हुए दिखे, लोगों को जागरूक करते हुए दिखे, लगातार सोशल मीडिया बने हुए रहे, अधिकारियों के खिलाफ भी बोला। इस पर क्या कहिए? देखिए, ये मानवता है, इसमें तो सभी लोग आ गए। आपको लगा कि विधायक ने कुछ अच्छा काम किया है इस मामले में? बिल्कुल, ये तो आम पब्लिक भी कर रहे हैं। ये विधायक की बात क्या है? विधायक अपने फंड से थोड़ी कर रहे हैं, उसको तो सरकार देती है प्रत्येक वर्ष। बात समझिए, ये तो आम लोगों ने जिस तरह किया, क्या उस तरह विधायक किए? क्या दूसरा किसी नेता का नाम बताइए जिसने काफी राशन बांटा हो, किसी पद पर रहते हुए? काफी बड़े नेता अजय मंडल MP है, अजय मंडल के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, कैसा आपको लग रहा है? आप ये समझ लीजिए, जब से वो चुनाव जीत के गए, क्या कभी फील्ड में नजर आए हैं? उन्होंने चुनाव लड़ने से पूर्व निशिकांत दुबे जो गोड्डा सांसद हैं, उनके सामने बोला था, और गोड्डा सांसद ने भी बोला था, अजय नहीं, मैं लड़ रहा हूं चुनाव। अजय मंडल ने क्या कहा था कि मैं जीत के आने के बाद 90 दिनों के अंदर NH दुरुस्त करा दूंगा। देख लीजिए आप NH की स्थिति। मैं ये सवाल इनका वाजिब है कि जिस तरह से अजय मंडल ने जो NH के बारे में कहा था कि 90 दिनों के अंदर मैं ठीक कर दूंगा, वीडियो भी वायरल हो रही है, जो लोकल मीडिया पर उन्होंने बयान दिया था। लेकिन पूछता हूँ, निशिकांत दुबे तो यहाँ अंग पुत्र है, एक लंबा रेलवे का पुल पास उन्होंने करवाया, काफी विकास के काम में भागलपुर बिहार में नहीं, झारखंड में भी उनका रहा। क्या कहिएगा? भागलपुर में कहाँ हुआ विकास? जब वो बोले आज लोकसभा चुनाव खत्म होने से, अजय मंडल को जीतने से 1.25 साल से ऊपर हो गए, भागलपुर की जनता ने अजय मंडल का चेहरा नहीं देखा। कितना दोषी है विधायक? अधिक दोषी है कि अजय मंडल बेसी दोषी है? अजय मंडल तो सरकार में है, जदयू के MP माने जाते हैं, और विधायक अजीत शर्मा विपक्ष में है। अधिक दोषी किसको आप? मैं तो सरकार को दोषी मानता हूं कि उन्होंने वैसे बंदे को खड़ा किया, वैसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कोई काम का ही नहीं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू, आपने तो अजय मंडल को टिकट दिया, आपके नाम के चेहरे के आगे अजय मंडल चुनाव भी जीत गया, लेकिन भागलपुर की हर जनता इस सांसद से, अजय मंडल से नाराज तो है। लेकिन देख लीजिए, आप मीडिया के खेमे में भी ये बात की चर्चा है कि आपके अजय मंडल कहीं दिख नहीं रहे हैं सांसद महोदय। क्या कहिएगा आपको, यदि विधायक का नाम पहले आया, अजीत शर्मा का, सांसद का नाम आया, दोनों में असली दोषी कौन है बेसी? देखिए, मैं दोनों को दोषी मानता हूँ, दोषी कोई एक नहीं है, दोषी दोनों। और सबसे बड़ा दोषी यहाँ की जनता है, जिन्होंने मूर्ख जनप्रतिनिधि चुना।
आप देखिए जनता पर भी सवाल उठा दिया। मैं आपको कहूंगा यदि इस बार आप विधानसभा चुनाव में अपना वोट दे रहे हैं तो बड़ी सोच समझ कर दीजिएगा। ऐसे लोग को मत खड़ा कर दीजिएगा, जिता दीजिएगा जो कहीं दिखेंगे ही नहीं। जीतने के बाद क्या कहिएगा? स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे है, उनका बेटा अर्जुन शाश्वत है, क्या स्थिति है? मैं सीधे मैसेज ये देना चाहता हूं कि लोग अपने बुद्धि विवेक से वैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करे जो उसके सुख दुख में काम आए, शहर के विकास को प्रतिबद्ध हो, वैसे लोगों को वो अपना। स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे है, कई बार यहाँ विधायक जीते, बक्सर के एमपी, उनका बेटा भी दावेदार है टिकट का, क्या कहिएगा? क्या लगता है कि उनके रीजन में कुछ हुआ? आप बताइए, उनके रीजन में कुछ हुआ? चौबे जी एक लंबे टर्म तक विधायक रहे, नगर आवास मंत्री रहे, पीएचडी मंत्री रहे। जब पीएचडी मंत्री रहे तो पानी जनता को पीने नहीं मिला, नगर आवास मंत्री रहे, शहर की दुर्दशा हो गई। अब केंद्र में मंत्री बने हैं तो आप समझ लीजिए कहाँ है हमारा अस्पताल, रेशियो क्या है यहाँ कोरोना जांच का, आप देख सकते हैं क्या रेशियो है। भागलपुर में एम्स की मांग हो रही थी, भागलपुर उनका घर है, उनको तो ये होना चाहिए कि भागलपुर में एक एम्स दें। क्यों भागलपुर के साथ चौंकेला व्यवहार? अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए ही उन्होंने ये सब। देखिए साफ तौर पर आरोप लगा दिया भैया, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है भागलपुर की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आप ही का शहर है, हर बार आप आदमी को जिताते हैं, सांसद बनता है, लोग विधायक बनता है, लेकिन आप क्यों मूर्ख बन रहे हैं? ऐसे घोटालेबाजों को आप क्यों मजबूत कर रहे हैं? जो सृजन में जिनके हाथ काले हैं, कोयले की कारिक से जिनके हाथ काले हैं, वैसे लोगों का आप जन्मदिन मना रहे हैं, वैसे लोगों के साथ आप फोटो शेयर कर रहे हैं। क्या आपकी मानसिकता हो रही? वैसे लोगों को आप समाज सेवी कर रहे हैं। आप में अपने आप में सुधार लाने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति अकेले किसी समाज को नहीं सुधार सकता है। ये विधानसभा चुनाव में आप सोच समझ कर वोट दीजिएगा। मैं अंतिम बात विजय बाबू से पूछता हूँ, विजय बाबू आप 3 साल आपका सक्सेस चौथा साल जा रहा है, किस व्यक्ति ने आपके ऑफिस का किसी एक आदमी का नाम बताइए जो आपके साथ लगातार रहा और आपके दुख सुख में रहा? एक व्यक्ति है जो शुरुआती दौर से वो हमारे साथ है, वो हमारा हैंड्स है, रवि नाम है उसका। आप देखिए रवि इनके साथ रहा और मैं रवि को बधाई देता हूँ। आखिर पत्रकारिता एक कांटों का ताज है, क्योंकि एक प्रकार पुलिस का प्रेशर और आईएएस अधिकारियों का प्रेशर, प्रशासनिक अधिकारियों का प्रेशर, और इसमें यदि पुलिस को मौका मिले कि पत्रकार पर एफआईआर करके जेल भेजना है तो पुलिस उसमें देरी नहीं करती। ये बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया से ज्यादा लोग प्रिंट मीडिया को वैल्यू दे रहे हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन मैं कहूंगा बिहार के मुख्यमंत्री को, आप देखिए आपकी जो स्थिति है, जितना बड़ा आपका नाम था, ये कोरोना में कहीं ना कहीं खराब होता दिख रहा है। मैं भागलपुर से दीपक मौर्य।